हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे हैं एजुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यू बुक को, जिसमें से हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 6 तक कंप्लीट कर लिया है अपने पुराने वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स ज़रूर चैनल को विज़िट करें और वो सारे वीडियो आप देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए, आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। आपको बताना है कि गया में विष्णुपद मंदिर जो बना हुआ है वो किस शैली में बना हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागर शैली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना है एहोल प्रशस्ति जो अभिलेख है उसके रचयिता कौन है, उसे किसने लिखा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि कीर्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि नदियों के बीच में स्थित भाग को, हिमालय के भाग को अलग अलग नाम दिए गए हैं। उनमें से आपको बताना है कि सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमाऊं हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन कौन सा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉग। स्मॉग को द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी को मतलब बैन किया गया है, उसका निराकरण किया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। आपको बताना है फ्रेंड्स, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में, यानी 1973। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका युग्म जो है वो सुमेलित है। इसमें से कुछ युद्ध के नाम दिए गए हैं और वो किनके बीच में लड़ा गया है वो युद्ध, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। पांडिचेरी की संधि किनके किनके बीच में हुई है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में फ्रेंड्स पांडिचेरी की संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। ये पुस्तक किसने लिखी है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायस का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका एवं कनाडा। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है भारत में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसएसओ।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा पौधा इन चारों ऑप्शन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान। फ्रेंड, जो भी फली वाले पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, जैसे चना, सेम और मटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से इनमें से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलारूस। बेलारूस फ्रेंड्स बाल्टिक देशों में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी किस कवि को कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। आपका सही सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था? कौन इनमें से इन चारों में से कौन है जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? फ्रेंड्स, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज। पंचायती राज फ्रेंड्स समवर्ती सूची में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू व कानू, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह के नेता चितर सिंह थे, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के नेता थे भुद्दो भगत, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह व चिराग अली शाह ने इसका नेतृत्व तो नहीं किया था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और आपको गलत ही बताना था। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। फ्रेंड्स, इसमें कुछ युद्ध दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इनमें से पहले हुआ फिर कौन सा उसके बाद में। तो चलिए देख लेते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का डी, यानी दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। सबसे पहले हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद में हुआ है वेदरा का युद्ध, फिर हुआ है वांडीवास का युद्ध और अंतिम में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? फ्रेंड्स, आपको बताना है बौद्ध संगीतियाँ जो 4 हुई हैं, हमने पहले पढ़ भी लिया है, उनमें से अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति। फ्रेंड्स, जो अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसमें ही अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। फ्रेंड, फिर से आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई और फिर कौन सी बाद में, इनको आपको कालक्रम के अनुसार सजाना है। चलिए आप देख लेते हैं, हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हुआ था अगस्त प्रस्ताव, यानी ऑप्शन दूसरा। फिर हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह और उसके बाद में क्रिप्स मिशन और फिर अंतिम में हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले दूसरा आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। चलिए देख लेते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा 27 का बी, यानी कांगो नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? फ्रेंड्स आपको बताना है चश्मे के लेंस किस कांच से बने होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रूक्स कांच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? फ्रेंड्स आपको बताना है, ये 4 नगरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन महावीर स्वामी से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी फ्रेंड्स बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से संबंधित है, महावीर स्वामी से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स फिर से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ वंश दिए हुए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राजधानी सही वंश से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है चंदेल। फ्रेंड चंदेल वंश या चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो या फिर महोबा हुआ करती थी। ऑप्शन बी है सोलंकी। फ्रेंड सोलंकी शासकों की राजधानी अनिलवाड़ा हुआ करती थी। और ऑप्शन सी है प्रतिहार। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। कलचुरी वंश की राजधानी अजमेर नहीं हुआ करती थी, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको फ्रेंड्स बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजहरनामा 1578 में नहीं हुआ था। बाकी के 3 ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई थी। दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी और तीर्थयात्री कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में भी अकबर ने ही किया था। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजहरनामा 1578। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि मनसबदारी व्यवस्था जो कि मुगल काल से संबंधित है में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर ने। फ्रेंड्स जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध किस सन में हुआ, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1539 ईस्वी में, यानी 1539। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है यहाँ पे। कौन सी पंचवर्षीय योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फ्रेंड्स ये भारतीय मानक समय रेखा की बात हो रही है और आपको बताना है कि किस राज्य से ये रेखा नहीं गुजरती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश से ये रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, फिर से आपको वही बताना है। आपका ऑप्शन ए है चांगला। फ्रेंड्स चांगला जो है वो जम्मू कश्मीर में है, इसलिए ये सुमेलित हो जाता है। ऑप्शन बी है सिपकिला। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन सी है बॉमडिला। बॉमडिला उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन डी है नाथुला। नाथुला भी सिक्किम में है, ये भी आपका सुमेलित है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बॉमडिला उत्तराखंड में नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? फ्रेंड्स आपको बताना है, भारत में, यहाँ नीचे की बात हो रही है, इसमें पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट में चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? ऑप्शन ए है, पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है, आपको ये मालूम होगा, क्योंकि इधर से जब अरब खाड़ी की शाखा से मानसून आता है तो पश्चिमी घाट में बारिश अधिक होती है। ऑप्शन बी है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, यानी सकरा है। ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन सी है, पूर्वी तट पर काली मिट्टी की अधिकता है। ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन डी है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। जो पूर्वी तट है वो पश्चिमी तट से चौड़ा है और डेल्टाई क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे चावल की पैदावार अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? फ्रेंड्स आपको बताना है, राज्य और केंद्र के विधायी संबंध किस भाग में दिए गए हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? फ्रेंड्स आपको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है उसे पद से हटाने के लिए, और ऐसा तब होता है जब राष्ट्रपति ने संविधान के किसी बात का उल्लंघन किया हो। तो ऑप्शन ए है, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4, और ऑप्शन बी है, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 2/3। ऑप्शन सी है, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 3/4। ऑप्शन डी है, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा। जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4 सदस्य होना चाहिए महाभियोग के लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि किन परिस्थितियों में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। आपका ऑप्शन ए है, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन बी है, यदि उसे संसद द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ऑप्शन सी है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य घोषित कर देता है। ऑप्शन सी है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊपर दी हुई तीनों ही परिस्थितियों में किसी संसद सदस्य को उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, इसकी बात हो रही है। ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस द्वारा हटाया जा सकता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। जी नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, भारत के संसद द्वारा, और ऑप्शन डी है, लोकसभा द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के संसद द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? फ्रेंड्स आपको राज्य का निर्वाचन आयोग बताना है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है? आपको बताना है पिछड़े वर्ग के बारे में कौन से संविधान संशोधन में बात हुई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 102वें संविधान संशोधन। 102वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन हैं? आपको बताना है फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट जो बुक है उसके लेखक कौन है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के दत्ता। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 50, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सभी प्रैक्टिस सेट में कुछ अलग से तथ्य दिए जाते हैं और हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। फ्रेंड्स, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि सेंड्रोकोट्स किसको कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था, तो आंसर है जस्टिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्सल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। और किसमें किया गया है? मुद्रा राक्षस में किया गया है। अगला है, चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। सभी को मालूम है, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। फ्रेंड, जैसा कि बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है, ना कि अर्थशास्त्र के बारे में। अगला है, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। आपको ये डेट याद रखनी है, 305 ईसा पूर्व में। अगला है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है, इंडिका पुस्तक की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई है। फ्रेंड्स, बहुत बार ये बुक पूछी जाती है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की है, आपको बताना है मेगस्थनीज ने। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आगे दिया हुआ है, बिंदुसार के बारे में बताए गए हैं कुछ फैक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश में बिंदुसार आया। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। अगला है, इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है बिंदुसार को, और जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। अगला है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। आगे अशोक के बारे में कुछ फैक्ट हैं। पहला है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो अशोक। अगला है, 269 ईसा पूर्व मगध की राजधानी पर बैठा। जो अशोक था वो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा था। अगला है, अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। जो अशोक है, उसका जब राज्याभिषेक हुआ उस समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का अशोक नाम मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें साल बोध गया की और 20वें साल लुम्बिनी की यात्रा की थी। अगला है, इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप याद कर लीजिएगा इसे। अगला है, इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी और बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने ली है? अशोक ने। अगला है, इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः सातवां एवं रुमेनदेही है। अगला है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने ही शुरू किया था। अगला है, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। जिसमें मतलब शिलालेखों में 4 प्रकार की जो लिपियां हैं इनका प्रयोग हुआ था, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक। अगला है, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अगला है, वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। अगला है, मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं मौर्य वंश से, तो आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं सभी तो जाके देख लीजिएगा।